यह कहानी है एक गरीब आदमी की जो गर्मी के तीव्र प्रभाव से जूझ रहा है। सुनी जी, अपने साथ ये पानी की बोतल ले जाइए, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो है रोहिणी, लेकिन पानी की बोतल लेकर भी बाहर जाऊंगा तो वो पानी भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। ठंडा क्या, मेरा मतलब गर्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, बोतल को एक कपड़े में लपेट कर मुझे दे दो। रोहिणी ने धीरे से पानी की बोतल हाथ में दी और फिर अपनी दयालुता से उसे एक छोटा सा डब्बा भी पकड़ा दिया। ये लो सुनी जी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बाहर जाना है, तो सोच लिया तुम्हें पानी और खाने की जरूरत दोनों ही होगी। केशव मजदूरी का काम करता था और इतनी गर्मी में मजदूरी करते हुए अक्सर उसकी हालत खराब हो जाया करती थी। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर दर्द की झलक साफ दिखाई देती थी। इस साल गर्मी ने तो हद पार कर दी है। इतनी गर्मी तो अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। सही कह रहे हो रमेश भाई, ऊपर से इतनी गर्मी में मजदूरी करना सचमुच बहुत बड़ा खतरा है। सर के ऊपर इतनी धूप मंडराती रहती है, कभी कभी तो इतनी धूप में काम करते हुए चक्कर आने लगता है मेरे को। हम सबका यही हाल है रमेश भाई, कितना पसीना निकल गया है। काम करते करते लगता है अब तो शरीर जवाब दे रहा है। कभी कभी लगता है कि अगर थोड़ा और वक्त शायद मिल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अब तो यही सोच सोच कर काम करता हूँ कि किसी तरह आज का दिन निकल जाए। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं रमेश भाई। सब मजदूर धीरे धीरे खाना खाने के लिए बैठते हैं, थक कर और पसीने से लथपथ। केशव अपने डब्बे से रोटी, चटनी और एक प्याज निकालता है। यह प्याज ही है जिसने हमें इस लू से बचा रखा है, वरना अब तक तो हमें गर्मी ने पूरी तरह नुकसान कर दिया होता। लेकिन ये बेचारी प्याज भी हमें कब तक इस गर्मी से बचाएगी? काश गलती से बारिश आ जाए। आखिर कब तक ये सूरज हमें जलाएगा? उनके पास महंगे कूलर और एसी नहीं थे और न ही गर्मी से बचने के लिए उनके पास कोई ठंडी छांव देने वाला घर था। बस यही था, धूप, गर्मी और जद्दोजहद। केशव दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर लौटता है। घर पहुंचने पर उसकी नज़र सबसे पहले उसकी पत्नी पर पड़ती है। वह चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही थी और पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। अरे अरे अरे, कितना पसीना आया है तुम्हें रोहिणी। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी है तो क्या हुआ जी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अगर खाना बनाऊंगी नहीं तो हम सब खाएंगे क्या? माँ, तुम गर्मी में रोटी मत बनाया करो, तुम चावल बना लिया करो, हम उसे के अंदर नमक डालकर खा लेंगे। तुम्हें खाना बनाने के लिए शायद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम इतनी देर तक चूल्हे के सामने बैठकर खुद को परेशान मत करो। थोड़ी देर में रोहिणी ने सबके लिए खाना परोस लिया और केशव से कहती है, अजी, मैंने एक जगह काम की बात की थी, वहाँ पर घर की सफाई का काम है। घर काफ़ी बड़ा है, तो मालकिन महीने की 10,000 रुपये देने को तैयार हो गई है। 1 महीने की पगार से हमारे घर में एक कूलर आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा रोहिणी कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और के वहाँ काम करने के लिए जाना पड़े। आप ज़्यादा मत सोचिए, और वैसे भी पति पत्नी का तो धर्म ही होता है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो खर्चा भी आसान हो जाएगा। आपका मालिक आपको इतने पैसे देता नहीं है, दिहाड़ी की पैसों से घर का खाना ही नहीं बन पाता है। उन पैसों से हम गर्मी में कूलर या पंखा तो नहीं लगा पाएंगे, और जितना काम हो पाए उतना ही करना। अगले दिन से रोहिणी ने मालकिन के घर में काम करना शुरू कर दिया। सबसे अहम एसी, जो पूरे दिन चलता रहता था। इस घर में आकर तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी है। पूरा दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। मैं तो यहाँ पर गर्मी से बच चाहती हूँ, लेकिन केशव जी और विक्रम को थोड़ी देर के लिए भी उस गर्मी से राहत नहीं मिलती। अरे, इससे क्या बातें कर रही हो? काम पर ध्यान नहीं है तुम्हारा क्या? नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस सोच रही थी कि काश मेरे घर भी आपके घर जैसा ऐसी लगा होता, तो मेरे परिवार को इस तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। माफ़ कर देना, लेकिन ये सब लगवाना तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। अगर तुम जैसे तैसे करके घर में ऐसी लगवा लोगी तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसका बिल भर पाओ। रोहिणी को मालकिन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चोट और दर्द था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी।
वह जानती थी कि अगर उसने पलट कर जवाब दिया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा और फिर उसका परिवार किसके सहारे रहता। वह चुपचाप काम खत्म करके घर की ओर लौट रही थी। शाम को जब वह घर पहुंची, घर में अंदर घुसते ही एक तीव्र गर्मी ने उसे घेर लिया, जैसे पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा हो। माँ, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। देखो तो पसीने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गर्मी तो मुझे भी लग रही है बेटा। एक काम कर, मैं बाहर नल से ठंडा पानी लेकर आती हूँ, तू उससे नहा ले, थोड़ी देर तुझे अच्छा लगेगा। रोहिणी ने बाहर जाकर नल से एक बड़ी बाल्टी पानी भरी और थके हुए कदमों से घर वापस आई। बेटे ने खुशी खुशी पानी लिया और नहाने चला गया। नहा के थोड़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर से सब पसीने से भीग गया। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर पैसे हुए तो वो कोई पुराना पंखा खरीद कर लाएंगे। जैसे ही केशव घर आया, देखिए, अभी पैसे आने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 1 महीने तक हम इस भीषण गर्मी में नहीं रह सकते हैं। एक काम कीजिए, आप कहीं से सेकंड हैंड पंखा ले आइए जो थोड़ा सस्ता मिल जाए। अरे इस तरह का सेकेंड हैंड पंखा कहाँ मिलेगा? पंखा तो नया ही खरीदना पड़ेगा। रोहिणी, मैंने और तुमने पता किया था ना कि पंखा 2-4 हजार रुपये से कम का नहीं मिल रहा है। दिन की दिहाड़ी ही 500 रुपये है। हर रोज 100 रुपये करके बचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक 1000 रुपये भी जमा नहीं कर पाया हूँ। ऐसी बात है तो आप मेरी हर बेच दीजिए। उसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि घर में एक पंखा लगा सके। अरे रोहिणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला तुम्हारा हार बेचकर मैं घर में पंखा थोड़ी ना लगवाऊंगा। देखिए, इस समय मुझे हार से ज्यादा एक पंखे की जरूरत है। बाद में हम कभी पैसे आएंगे तो दोबारा से हार खरीद लूंगी, लेकिन अभी इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के अपने बेटे को नहीं देख सकती। वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार हार को सुनार की दुकान पर ले गया। फिर उसने वह पैसे लेकर बाजार में एक सस्ता पंखा खरीदा और घर की ओर बढ़ा। वाह, हमारे घर में भी पंखा लग गया। अब हमें भी गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ बेटा, अब हमें भी गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। अब तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी मुश्किल ने सिर उठा लिया था, जैसे जीवन कभी आसान नहीं होता। एक दिन केशव जैसे ही मजदूरी पर काम कर रहा था, उसका साथी रमेश उसकी तरफ आया। भाई, हम लोगों का घर खतरे में है, तुम जानते ही हो। वो जमीन किसके नाम पे नहीं है, वो जमीन खाली ही तो गरीब लोगों ने वहाँ बस्ती बना ली थी और वो किसी बिल्डर ने खरीद ली है। क्या सरकार को कुछ करना चाहिए ना? हमारे पास क्या है, बस अपनी मेहनत और अपने हक का अधिकार। अगर हमें जमीन और अपना घर बचाना है तो हमें ही अपना खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों के नसीब में इतना पैसा कहाँ है बहन? हम मसाले जलाते हैं, लोगों को रोशनी देते हैं, लेकिन हमारे घर में अंधेरा ही रहता है। जितने पैसे हम कमाते हैं रोज, उस हिसाब से तो अगर हम पूरी जिंदगी भी काम करें ना, तब भी शायद हमारे घर का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये शहर है, ये बाजार हमारे लिए कुछ नहीं बना बहन। ये तो सब अमीरों का खेल है। हम तो सब के मोहरे बन चुके हैं, जिन्हें जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ हिला दिया जाता है बहन। केशव घर आता है, लेकिन उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। रोहिणी ने उसे देखा। क्या हुआ केशव, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम्हारी ये हालत क्या है? रहने दो रोहिणी, बहुत बुरा दिन था। आज रमेश ने मुझे बताया कि हमारे घर और जमीन को एक बिल्डर ने खरीद लिया है। अब वह हमें हटाने की धमकी दे रहा है। ए भगवान, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो जैसे तैसे इस तपती धूप में घर में पंखा लगाकर रह रहे थे। अगर यह घर भी छिन गया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। वही सोचकर तो मेरा सिर भी फटा जा रहा है रोहिणी। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, और अगर इतनी गर्मी में हमारे घर से बेदखल कर दिया गया तो मैं तुम दोनों को लेकर कहाँ जाऊंगा। 3-4 दिन ऐसे ही बेचैनी और तनाव में बीत जाते हैं। तभी एक दिन कुछ अजनबी लोग बस्ती में घुस आते हैं। ये क्या है भैया, ये किस चीज का नोटिस है? अरे अब यहाँ पर बस्ती खाली होने वाली है और हमारे बिल्डर साहब अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके ये बस्ती खाली कर दीजिए। लेकिन भैया, ये बस्ती ही तो हमारे रहने का ठिकाना है। अगर आपके बिल्डर साहब यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए।
इतनी गर्मी में हम लोग अपने परिवारों के साथ कहाँ जाएंगे? अरे बहन जी, जमीन किसी के नाम पर भी नहीं है और नहीं बिल्डर साहब ने जबरदस्ती आपसे यहाँ ले ली है। उन्होंने तो जमीन खरीदी है, इसीलिए आपको खाली करने के लिए कह रहे हैं और आप सबको ये जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। अगर सीधे तरीके से जमीन नहीं खाली की तो हमें बहुत सारे टेढ़े तरीके अपनाने आते हैं जमीन खाली करवाने के लिए। आप सबके लिए अच्छा ही होगा कि आप ये जमीन खाली करके निकल ले। बिल्डर ने अपने आदमियों को इशारा किया और कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में हलचल मच गई। बस्ती के गरीब लोग, जिनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, अब उस बेजान सड़क पर खड़े थे। पापा, बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग अब कहाँ पर जाएंगे? इतनी गर्मी में कहाँ रहेंगे? उन लोगों ने तो हमारा पंखा भी उतार दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। हम मंदिर चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बस्ती के लोग पास के मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। रात का समय था और जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, मंदिर का गेट बंद हो गया। बस्ती के लोग चादर बिछाकर लेट गए। पता नहीं हम पर इतना बुरा समय क्यों आ गया। इस गर्मी में हमारे घर से भी निकल दिया, रहने को कोई जगह भी नहीं है। क्या हम मेरे माता पिता के घर चल सकते हैं? कम से कम वहाँ पर हमें सर ढकने को छत तो मिल जाएगी। मुझे माफ कर दो रोहिणी, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मेरे पास तुम्हारे सर ढकने के लिए एक छत भी नहीं है रोहिणी। रात भर की यात्रा के बाद सुबह के करीब 4 बजे वह अपने छोटे बेटे और केशव के साथ अपने घर के पास पहुंची। वह कुछ देर के लिए रुक गई। उसकी आंखें बिस्तर पर पड़े अपने माता पिता को देख रही थीं। वे दोनों घर के बाहर चादर डालकर सो रहे थे। अरे माँ, पापा जी घर के बाहर इस तरह चादर डालकर क्यों सो रहे हैं? देखो तो कितने सारे मच्छर उन्हें काट रहे हैं। अरे रोहिणी, तू यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? जमाई जी और विक्रम आप भी यहाँ पर हैं। सच सच बताइए, कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे। रोहिणी, तुम यहाँ? ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इस बात का भला क्या मतलब है माँ कि तुम्हें कोई घर के अंदर घुसने नहीं देता? क्या भाभी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है? कुछ ही देर में रोहिणी के भैया और भाभी दोनों बाहर आ गए। क्यों सुबह सुबह यहाँ पर हलचल मचाई हुई है? एक तो वैसे ही हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से सुबह सुबह का चरचर आवाज लगा रखी है। आवाज को छोड़िए भाभी, आप ये बताइए कि आपने क्या कर रखा है यहाँ? मम्मी पापा इस तरह से घर के बाहर क्यों सो रहे हैं? तो क्या उन्हें घर के अंदर सुलाऊं? यह घर मेरा और तुम्हारे भाई का है। हम लोग जो चाहें उसे यहाँ रखेंगे। तुम आकर बोलने वाली कौन होती हो? क्या तुमने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर में लगाया है? भले ही मैंने अपनी कमाई का हिस्सा इस घर में लगाने के लिए नहीं लगाया, लेकिन मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की पूंजी इस घर को बनाने में लगाई है। आप उन्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई। रोहिणी की बातें सुनकर उसके भैया और भाभी अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर ही नहीं आते। इन लोगों को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। बेटी, हम ही बेवकूफ थे जो अपना सब कुछ इनके नाम कर दिया। सोचते थे अपने हैं, अपने ही सुख देंगे, लेकिन जैसे ही सब कुछ इनके हाथ में आया, इन्होंने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। और तेरे पिताजी खेत में दिन भर पसीना बहाकर मेहनत करके थोड़े पैसे जुटाते हैं। कभी 2 रोटियां नसीब होती हैं, कभी सिर्फ नमक और पानी में गुजारा करना पड़ता है। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर रोहिणी का दिल जैसे चीर जाता है। आप लोगों के साथ इतना सब हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कभी सोचा मैं कैसे जी रही हूँ वहाँ, ये सोचकर कि मेरे माँ पिता ठीक हैं, और आप यहाँ धूप में जलते रहे, भूखे सोते रहे और मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। कुछ नहीं, आप यहाँ और एक पल भी नहीं रुकेंगे। बस बहुत हुआ, चलिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन रोहिणी, हम लोगों के पास तो खुद के रहने के लिए जगह ही नहीं है बेटी। तुम सोचती हो कि तुम उन्हें ले चले, लेकिन हम उन्हें कहाँ रखेंगे? हम कम से कम यहाँ उनके पास एक छोटी सी जगह तो है सिर छुपाने के लिए, चाहे जैसी भी हो, छत तो है। हम वहाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रहने के लिए ऐसी जगह तो हमें कहीं भी मिल जाएगी, चाहे सड़क पर रहना पड़े, चाहे छत ना हो सिर पर मैं अपने माँ पिता को इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकती।
रोहिणी अपने माता पिता को लेकर वापस अपनी गांव की तरफ आ जाती है। क्या हम सब लोग जंगल में जाकर नहीं रह सकते? वहाँ कोई झोरू का घर तो नहीं? हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना लेंगे। पेड़ों की छांव होगी, मिट्टी की खुशबू, और सबसे बड़ी बात, वहाँ से कोई हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा। नहीं बेटा, हम लोग जंगल में जाकर नहीं रह सकते। वहाँ जंगली जानवर होते हैं और उनसे हमें हर पल खतरा रहेगा। अगर हमारे पास भी थोड़े से पैसे होते तो आज ये दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम भी एक छोटा सा घर खरीद लेते। 4 दीवारें होती, एक छत होती और उसमें सिर्फ सुकून होता, अपमान नहीं। हम लोगों के नसीब में इतना पैसा कहाँ है बहन? हम मसाले जलाते हैं, लोगों को रोशनी देते हैं, लेकिन हमारे घर में अंधेरा ही रहता है। जितने पैसे हम कमाते हैं रोज, उस हिसाब से तो अगर हम पूरी जिंदगी भी काम करें ना, तब भी शायद हमारे घर का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये शहर है, ये बाजार हमारे लिए कुछ नहीं बना बहन। ये तो सब अमीरों का खेल है। हम तो सब के मोहरे बन चुके हैं, जिन्हें जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ हिला दिया जाता है बहन। रमेश अंकल, मैंने अपने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि एकता में बहुत बल होता है। जब सब लोग साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो क्या हम लोग भी साथ मिलकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी ये परेशानी हल हो जाए? तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है बेटा। सच में अब वक्त आ गया है कि हम लोग सिर्फ मजदूरी तक सीमित न रहें। क्यों ना हम मजदूरी के अलावा कुछ और काम शुरू करें? हाँ, क्यों ना हम सब अपना अपना छोटा काम शुरू करें, और जब वो सब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ऐसा कुछ जिससे ना सिर्फ हमारा पेट भरे बल्कि हमारा मन भी खुश हो और हमारी मेहनत भी हमारी इज्जत मिले। मैं नींबू शरबत बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो गर्मी में नींबू शरबत बनाकर बेच सकती हूँ। सभी बस्ती वाले छोटे छोटे तंबू लेकर रोड की तरफ निकल पड़े। गर्मी होने की वजह से नींबू शरबत को लोग बड़े ही चाव से खरीदते हैं। अरे आप सब सुनो ना, ये तो कमाल हो गया। रोहिणी 100 रुपये के नींबू से हमने 1000 रुपये का शरबत बेच दिया। सोचो जरा, अगर कल 1000 रुपये का नींबू लाए तो 10,000 रुपये की आमदनी हो सकती है हमें। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही केशव 1000 रुपये लेकर बाजार गया और ढेर सारे नींबू लाया। एक ही दिन में वो लोग लगभग इतना सारा सामान बेच देते हैं कि उन्हें पूरे 25,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। लेकिन अभी के लिए उनके लिए घर लेना बहुत मुश्किल था। ठीक उसी वक्त एक नौजवान लड़का महेश वहां से गुजर रहा था। तेज धूप में विक्रम को शरबत बेचते देख वो रुक गया। उसकी आंखों में सवाल था, भाई इसी गर्मी में ये सब कैसे कर लेती हो? विक्रम ने पसीना पोंछते हुए सब कुछ बता दिया। बिल्डर की धोखाधड़ी, छिना हुआ घर, सड़क पर बसी जिंदगी और मेहनत की कहानी। भाई ये कहानी तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसने कैमरा निकाला और एक एक चीज रिकॉर्ड करने लगा। बच्चों की तपती सड़क पर हंसी, बूढ़ों की उम्मीद भरी नजरें और मेहनत करते हाथ। वीडियो में वो बिल्डर का भी जिक्र करता है जिसने इन मासूमों से उनका आशियाना छीन लिया। और उसी शाम जैसे हवा बदल गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में प्रेस, समाज सेवी संस्थाएं और प्रशासन के कुछ लोग बस्ती में पहुंच गए। वहीं उसी जगह पर व्यवस्था होगी। हम आपको सड़क पर नहीं रहने देंगे। आपने जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हमें सिर छुपाने के लिए इतनी अच्छी जगह दी। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी आवाज़ भी कोई सुनेगा, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हमारी मेहनत और हमारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। पापा, ये सब उन भैया की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई होती तो आज भी हम इस जुलस्ती गर्मी में सड़क पर ही होते। भैया, अगर आप ना आते तो हमें आज भी रात को तारे ही गिनने पड़ते। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाया जहां से वो सुनाई हो सके। असली ताकत तो आप सबकी थी जो हालत से लड़े पर टूटे नहीं। सभी बस्ती वाले जब महेश को धन्यवाद देने लगे, लेकिन असली कमाल तो बस्ती के लोगों ने कर दिखाया था। नींबू शरबत बेचने का काम जो मजबूरी में शुरू हुआ था, अब उनका गर्व बन चुका था। हर दिन वो और मेहनत करते, स्वाद में नयापन लाते और ग्राहकों के दिल जीतते।
अगली गर्मियां आईं तो गर्मी से तड़पते वो लोग अब अपने घरों में थे। एसी, कूलर, पंखे और सबसे बड़ी चीज इज्जत और आत्मनिर्भरता। और दोस्तों, यही थी हमारी कहानी, एक छोटी सी बस्ती से निकली एक बड़ी प्रेरणा की, जहां धूप ने हिम्मत को परखा और मेहनत ने कहानी को चमकाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं।